नमस्कार, शाबाश उत्तराखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों, लीक से हटकर कार्य कर रहे हों और उनकी उपलब्धियों को लेकर आपके सामने आते हैं। तो ऐसे ही एक खास व्यक्तित्व से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो धरती पर नहीं बल्कि पर्वतों की ऊंचाइयों पर पूरा होते हैं, और कुछ यात्राएं सिर्फ दूरियों को तय करने के लिए नहीं की जाती बल्कि खुद को जानने और समझने के लिए, खुद को गढ़ने के लिए की जाती हैं। तो आज जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, उन्होंने ऐसी कुछ दुर्गम और जटिल यात्राएं की हैं, दुनिया की कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को फतह किया है, और जिनका सपना है दुनिया की जो सबसे 7 ऊंची चोटियां हैं उन तक पहुंचना, उन पर्वत शिखरों को छूना। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र सिंह नाथ जी। आप उत्तराखंड पुलिस में तैनात हैं और एसडीआरएफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे आपकी इन्हीं यात्राओं के बारे में हम जानेंगे, और हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो बिल्कुल शुरुआत से अगर हम बात करें कि कब आपने उत्तराखंड पुलिस फोर्स ज्वाइन किया और एक पर्वतारोही बनने का ख्याल कब आपके मन में आया? नमस्कार, सबसे पहले मैं दूरदर्शन देहरादून का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊं तो मैं चिन्याली शॉर्ट उत्तरकाशी का रहने वाला हूं, और मैं अक्टूबर 2001 में पुलिस विभाग में भर्ती हो गया था। और जहां तक माउंटेनियरिंग का है तो 2009 से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था माउंटेनियरिंग शुरू करने का। जी। और तो आप अभी बता रहे थे कि आप चिन्याली शॉर्ट के रहने वाले हैं, तो अभी तक आपने एक थोड़ा सा अपने घर और परिवार के बारे में भी हमें जानकारी दें, और ये भी बताएं कि सबसे पहली जो पर्वत चोटी है वो आपने वो कौन सी पर्वत चोटी थी, और ऐसी क्या घटनाएं हुई जिससे आपको लगा कि आपको एक पर्वतारोही बनना चाहिए? सबसे पहले मैं वो टर्निंग पॉइंट बता दूं जो मेरी लाइफ में आया, और उसने मुझे एक मतलब नॉर्मल एक जो मेरी ड्यूटी थी और उसे लीक से हटके मुझे काम करने का जो मुझे सोचा, तो वो 2009 में हरिद्वार में एक आदमी 70 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। तो उसमें हम लोग गए थे, हमारी ड्यूटी लगी थी, तो मेरे से पहले भी वहाँ कई रेस्क्यूअर आए थे, लेकिन लास्ट में जब वो सफल नहीं हो पाया तो मुझे भेजा गया और मैंने उसको जो है रेस्क्यू को कंप्लीट किया। तो मैंने 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद उस व्यक्ति को 70 फीट गहरे बोरवेल से निकाला और जिंदा निकाला था। उसके बाद मैं भी 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा क्योंकि मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो जब ये न्यूज़ जो है दूरदर्शन में चली या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आई, तो ये न्यूज़ बचेंद्री पाल जो हमारी हिंदुस्तान की पहली लेडी है जिन्होंने एवरेस्ट को सबमिट किया है, तो उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी, उन्होंने मेरे को बुलाया, तो उन्होंने कहा बेटा आपने बहुत अच्छा रेस्क्यू किया। फिर मैंने उन्हें अपने बारे में और भी बताया, क्योंकि इससे पहले मैं कई वाटर रेस्क्यू कर चुका था, मैं जल पुलिस में भी रहा रेस्क्यू टीम में। तो फिर मैम ने कहा कि तुम माउंटेनिंग फील्ड में आ जाओ, तुम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। तो वहीं से मेरी शुरुआत होती कि माउंटेनिंग फील्ड में आने की। जो मेरा उसके बाद मैंने सबसे पहले बचेंद्री पाल मैम के साथ उन्होंने मेरे को 15 दिन का उत्तरकाशी में कोर्स करवाया। उसके बाद मैंने 2012 में NIM उत्तरकाशी से बेसिक कोर्स किया, 15 में एडवांस कोर्स किया, 17 में सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया, और सन 2017 से ही मैंने माउंटेन पीक सबमिट करनी शुरू कर दी थी। जी। तो जब आपने अपने घर वालों को बताया कि आप एक पर्वतारोही बनना चाहते हैं, तो घर के भीतर से पहली प्रतिक्रिया आपको किस तरह की मिली? पहली प्रतिक्रिया तो जब मैंने माँ को बताया तो माँ ने कहा कि पर्वतारोही तो है, पहाड़ का रहने वाला है, उत्तरकाशी का रहने वाला है, पर्वत हम लोग काम करते हैं, घास काटते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं, तो बनना क्या है? तो मैंने कहा माउंटेन में जाना है जहाँ पे आइस होती है, स्नोफॉल होता है, और जो सबसे हाइस्ट होती है उसमें जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि उसमें जाना है तो सपोर्ट किया उन्होंने, मेरा फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया और भी करते हैं। जी। क्योंकि ये बड़ा जोखिम का है एक पर्वतारोही की ज़िंदगी। अगर हम देखें तो हम चाहेंगे कि आप उस पहले जो आप पहले समिट पर गए थे, किस पर्वत चोटी पर सबसे पहले गए, और वहाँ जाने पर जो सबसे पहला अनुभव जो रहा होगा, अगर वो हमें बता सके, हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें। जी, मेरा पहला अनुभव माउंट CB13 जो चंद्रभागा 13 है और हिमाचल प्रदेश में है, वो मैंने सबमिट की। वो इंडियन माउंटेन फेडरेशन और ONGC ने कंबाइंड एक क्लीनिंग एक्सपेडिशन था, उसमें हम लोग गए थे। तो जब मैं उसके समिट पे पहुंचा तो बहुत सारी रास्ते में चुनौतियां मिली, लेकिन हमने उनको सबको पार किया। मेरा वो पहला एक्सपेडिशन था, पहले समिट पे मैं गया, तो मतलब जितना दर्द हमें पूरे रास्ते में हुआ, जितनी हमने कठिनाई झेली, जब मैं उसके 360 पे पहुंचा। 360 क्या होता है कि जब हम किसी पीक के टॉप पे होते हैं, जो वहाँ से 360 का व्यू दिखाई देता है चारों तरफ का, तो वो 5 मिनट जो हमने वहाँ पे बताए, तो वहाँ पे जो मैंने 6 महीने वहाँ तक जाने में मेहनत की थी, वो सब मैं भूल गया। तो वो जो फीलिंग आई, तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब तो बहुत सारी पीके सबमिट करनी है और 360 व्यू देखना है।
जी, तो मतलब वो जो 6 महीने का जो परिश्रम था और वो जो 5 मिनट आपको उस पर्वत शिखर पे जो जो महसूस हुआ, वहाँ से आपने ये फिर जी शुरुआत की। जी जी और ये भी बताइए कि आप अगर हम उत्तराखंड की कहें और देश की, किन-किन पर्वत श्रृंखलाओं पर जा चुके हैं अब तक? जी। मेरा सबसे पहला एक्सपेडिशन 2017 में CB13 ही था। उसके बाद 2019 में मैंने माउंट DKD2, जो द्रौपदी का डांडा 2 है, उत्तरकाशी में है, उसको मैंने सबमिट किया। और उसी साल मैंने 2019 में माउंट त्रिशूल, जो कि 7120 मीटर है, चमोली में है, इसको सबमिट किया मैंने। और उसके बाद माउंट गंगोत्री, जो कि उत्तरकाशी में है, 6672 मीटर है, माउंट श्रीकंठ और माउंट बलजूरी और माउंट बंदरपूंछ के हमने हाइट रीच करी थी 5500 मीटर तक। तो ये हमने अब तक मैं इतने इंडियन हिमालयज को सबमिट कर चुका हूँ। जी। और अगर मैं बाहर की बात करूँ तो फिर ऐसा आया कि मेरे उसमें आया कि कोई हमारे सीनियर्स है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, क्यों ना आप ऐसा करो कि कुछ अलग करो, 7 कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट पीक करो। तो फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि चलो, अपने इंडियंस माउंटेन तो बहुत कर लिया, कुछ विदेशों में भी करते हैं, उनकी भी टेक्निक सीख के आते हैं और उनके वहाँ पे क्या क्या जोखिम है वो भी देख के आते हैं। तो फिर मैंने 7 समिट का सपना सोचा। जी, तो जितने भी महाद्वीप हैं और जो उनकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां तक आपको जाना है, ये जी जी आपका जी सपना है। जी और इनमें आपने अभी तक कौन-कौन से ऐसे समिट्स हैं जो आप कवर कर चुके हैं? जी, मैं सबसे पहले 2021 में 15 अगस्त 2021 को माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूक्रेन के पास बॉर्डर में है, रसिया में है, उसको मैंने सबमिट करा। और उसको मैंने 5 दिन में 2 बार सबमिट करा। डबल सबमिट का मतलब होता है मैं बेस कैंप से गया, सबमिट किया, 24 घंटे बाद वापस आया, फिर 1 दिन का रेस्ट लेके दोबारा गया, दोबारा उसको सबमिट किया। उसके बाद 2022 में जनवरी 2022 में मैंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है, इसको भी मैंने 3 दिन के अंदर 2 बार सबमिट किया। और मेरा तीसरा जो कॉन्टिनेंट था वो जनवरी 2024 में अकोंकागुआ, जो कि माउंट अकोंकागुआ अर्जेंटीना में है और साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी मैंने 5 दिन के अंदर डबल सबमिट करा। और जून 2024 अभी लास्ट ईयर में माउंट डेनाली, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का में है, अमेरिका में है, इसको सबमिट किया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजेस्को मेलबर्न के पास है, इसको मैं सबमिट करके आ रहा हूँ। और ये जो आपने 2-2 बार सबमिट किए, इसकी कोई खास वजह है? जी बिल्कुल, इसकी एक ख़ास वजह है। जब मैं यूरोप में था, माउंट एल्ब्रस को मैं 15 अगस्त 2021 को मैं सबमिट करने निकला था, तो उस दिन वहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बिल्कुल विजिबिलिटी 0 हो गई थी, हवा जो है 70 से लेके 80 की स्पीड में चल रही थी। तो वहाँ पे हम लोग उस दिन 700-800 लोग थे जो सबमिट करने के लिए जा रहे थे। तो रशियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग जो अपने डबल डिस्क पे जाओगे और कुछ भी हो सकता है। तो मतलब हम 700-800 में से केवल 185 के लगभग लोगों को सबमिट हुआ। मैं सबमिट करके आया और मैं जब सबमिट पे गया तो वाइट आउट इतना हो चुका था कि मुझे कुछ उसमें जो 360 व्यू था वो दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगा कि सबमिट तो मैंने पीक कर ली, लेकिन चारों तरफ क्या है मुझे कुछ ऐसा फील आया नहीं रास्ते में कुछ माउंटेन के अलावा कुछ आसपास देखा। तो मुझे लगा कि फिर जाना चाहिए। फिर मैं 2 दिन बाद दोबारा गया, दोबारा सबमिट करा, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर लगा कि नहीं, अब सारी पिकों को डबल सबमिट करना है। जी, तो वहाँ से एक आपकी इस तरह की एक जी शुरुआत भी हो गई। जी और मुझे लगता है ऐसा करने वाले आप शायद पहले व्यक्ति भी रहे होंगे जो इस तरह 2-2 सबमिट एक साथ कर रहे जी हैं। जी, अब तक इंडिया पुलिस से मैं मतलब जो डबल सबमिट किए हैं इतने सारे, वो भी पहला चल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये रिकॉर्ड है 7 सबमिट करने का इंडिया पुलिस में, तो ये उत्तराखंड की झोली में आए। जी बिल्कुल, जी, हमारे राज्य मुझे की पूरी झोली में उम्मीद आए। है कि आपका ये रिकॉर्ड जरूर पूरा जी जी, होगा। धन्यवाद। तो मैं ये जिस तरह के चैलेंजेस की भी अभी आप बात कर रहे थे, तो थोड़ा आप बताइए कि क्योंकि पहाड़ मतलब धरती से उस ऊंचाई की कल्पना भी हम आम लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह की जो मौसमी परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर रहना, वहाँ पर तो उस समिट का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से, क्या चुनौतियाँ आती हैं वहाँ पर? चुनौतियाँ तो इतनी हैं कि मैं गिना नहीं सकता हूँ, जी। क्योंकि जिस दिन से हम किसी प्लान करते हैं किसी माउंटेन को सबमिट करने की, तो उसी दिन से चुनौतियाँ शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो प्लानिंग करनी होती है, आपने कौन से मतलब मंथ में इसको सबमिट करना है, प्री मानसून करना है या पोस्ट मानसून करना है। उससे पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, तो वो सारे इंडियन माउंटेन फेडरेशन का होता है, मेडिकल्स होता है और लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो वो सब प्रोसीजर पार करके ही, ये तो हमारा ग्राउंड का हो गया जो हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग रोड हेड से निकलते हैं तो उसके बाद असली चुनौती शुरू हो जाती है। हमने जो है जंगल में रात बितानी है, खाने का प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि जैसा यहाँ पर है, खाना भी लिमिट में ले जाते हैं, लिमिट में खाना पड़ता है। जी जी, और बेस कैंप तक तो गाइड शेरपा पोर्टर मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ खुद ही कैरी करना पड़ता है।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है एवलांच की। एवलांच से बड़ा सावधान रहना पड़ता है। अभी आपने हाल में सुना होगा कि बद्रीनाथ में एवलांच आया, कितने लोग हिट हो गए थे। और अभी हाँ 2 साल पहले जो उत्तरकाशी में DKD2 में एवलांच आया, जिसमें हमारे 29 माउंटेनियर शहीद हो गए थे। तो एवलांच का बड़ा खतरा रहता है। तो वो सब देखना पड़ता है कि मौसम का मिजाज की कब एवलांच आने वाला है, उससे कैसे बचना है। क्रेवासेस होते हैं, हिडन क्रेवासेस होते हैं, ओपन क्रेवासेस होते हैं, उनको बच के जाना पड़ता है। फ्रॉस्ट बाइट का प्रॉब्लम रहता है। तो बहुत सारे ऐसे हज़ार्ड होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो मौसम भी होता है और सेहत से भी जुड़ी, क्योंकि इतनी बर्फीली हवाओं के बीच में रहना होता है, तो वो प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। क्या कोई ऐसा भी समय आता है जब हम पर्वतों पर चढ़ रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि अब लगता है कि कोई मुश्किल आ गई है, वापस लौटना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, ऐसी भी भावनाएं आती हैं? बिल्कुल होता है, ऐसी भावना आती है। और हम लौटे हैं माउंट बंदरपूछ में, जब 5,500 मीटर तक पहुँचे तो उसके बाद जब रास्ता था ही नहीं, 50-50 मीटर के जो क्रेवासेस थे हैं उनकी चौड़ाई थी, 100-150 मीटर उनकी डेप्थ थी। क्रेवासेस मतलब वहाँ पर जो पानी के स्रोत होते नहीं, जो माउंटेन में ग्लेशियर फट जाता है जी, उसको क्रेवासेस कहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा खतरा था। तो मैं उसमें डिप्टी टीम लीडर था, तो मुझे लगा कि रिस्क है। मैंने सारी टीम से प्लानिंग करी, अपने गाइड से, शेरपा से, सबसे प्लानिंग करी। तो लास्ट में हमें डिसीजन लेना पड़ा कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें वापस आना पड़ा। तो हमारे लिए उस एक्सपेडिशन का सबसे ही बड़ा इमोशनल वो टाइम होता है। और बहुत ही मन मार के हम लोग वापस आते हैं। लेकिन वापस इस वादे के साथ आते हैं, उसी माउंटेन से वादा करते हैं कि हम दोबारा आएंगे, दोबारा मैं इसको सबमिट करूँगा। बिल्कुल जी। तो आपने वो समिट्स किए भी हैं जी। और मौसम की अगर हम बात करें, जैसे कहते हैं कि बर्फीले तूफान आते हैं, और जिस तरह से हम जो ये अभी जलवायु परिवर्तन को भी देखते हैं, क्लाइमेट चेंज को भी देखते हैं, तो उस लिहाज से आप लोग वहाँ पर कुछ खास नोटिस करते हैं? बिल्कुल नोटिस करते हैं। जैसे हम लोग किसी माउंटेन में पहले चले गए और 4-5 साल बाद हम दोबारा उसी माउंटेन में ट्रेनिंग में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ग्लेशियर मतलब काफ़ी पीछे हट चुका है, या उसमें फिजिकल चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं, या जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही वो है कि ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन हम लोग माउंटेन में पूरे माउंटेन मैनर्स के साथ रहते हैं, जो अपना कुछ भी वेस्ट वहाँ पे नहीं छोड़ते हैं। और यदि वहाँ पे पहले से कुछ है तो वो सब लेके आते हैं, पूरा क्लीन करके आते हैं जी, क्योंकि ये वेस्ट भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल और क्या फ़र्क आप पाते हैं जो हमारे हिमालयी जो पर्वत शिखर हैं और जो बाहर के पर्वत श्रृंखलाएं हैं, क्योंकि हिमालय की खूबसूरती की वजह से यहाँ पर मतलब दुनिया भर के पर्वतारोही आते हैं? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि हमें बड़ा सौभाग्य हो, उत्तराखंड हो या भारत को, जो हमें पर्वतराज हिमालय का इतना सुंदर नज़ारा मिला है। मैं अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ के माउंटेन देखे, लेकिन वहाँ के माउंटेन में वो खूबसूरती नहीं है जो हमारे माउंटेन्स में है जी। वहाँ के माउंटेन इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं, इतने ब्यूटीफुल नहीं है जितने हमारे माउंटेन हैं। इसीलिए यहाँ पे फॉरेनर माउंटेन आता है, वो तरसते हैं हमारे माउंटेन को देखने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। जी। और चूँकि आप पर्वतारोही हैं, इतने कठिन रास्तों पर चढ़ते हैं, और SDRF में होने के नाते तो जो आपकी ये कुशलता है, इसका फ़ायदा फिर पुलिस फोर्स को भी बहुत मिलता होगा, जो आपका ये हुनर है ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल मिलता है। और जब मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ या वहाँ के माउंटेनर से मिलता हूँ, तो मैं उनसे नए नए स्किल सीखता हूँ, नई नई टेक्निक सीखता हूँ। उस टेक्निक को मैं अपनी टीम के साथ शेयर करता हूँ, और हम लोग उसमें यूज करते हैं, कहीं रेस्क्यू में यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक सीखे हैं, बहुत सारे उनके ऐसे रूल्स सीखे हैं कि जो हमें यहाँ के उसका फ़ायदा मिला है, हमारी टीम को फ़ायदा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आप अपने किसी ऐसे रेस्क्यू अभियान के बारे में बता सकते हैं जहाँ पर ये जो टेक्निक्स हैं उसका भी फ़ायदा मिला, और किस तरह से एक पर्वतारोही होने के नाते आपका अनुभव फिर ज़्यादा था कि कैसे जो एवलांचेस का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हमारा राज्य खासतौर पर कह सकते हैं कि बहुत संवेदनशील है, वल्नरेबल है? जी बिल्कुल, जब भी हम लोग माउंटेन रेस्क्यू में जाते हैं तो हमारी SDRF की माउंटेन टीम है, और हम लोग एक टीम हमारी सहदारा में रहती है, एक जोशीमठ में रहती है, एक उत्तरकाशी में रहती है, जहाँ पे एवलांच प्रोन एरिया है, या जहाँ पे वो आने की ज़्यादा एवलांच आने की या रेस्क्यू आने की ज़्यादा घटनाएं होती है, तो वहाँ पे हमारी टीमें रहती है, हम कवर करते हैं। और उनकी हेल्प के लिए हम एक टीम हमारे सहदारा में रहती है जो यहाँ से जाते हैं। तो SDRF उत्तराखंड ने अब तक बहुत सारे माउंटेन रेस्क्यू किए हैं और सफलतापूर्वक रेस्क्यू किए हैं। और चाहे वो सुदूर ढुंका हो, या फिर गंगोत्री में हो, या फिर अभी जो बद्रीनाथ में आया था उसमें हो, या DKD2 में हो, तो हमारी टीम ने सारे रेस्क्यू को एक बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है, सारी टेक्निक का प्रयोग किया है, और अधिक से अधिक लोगों को हमने अब तक जो है लाइव निकाला है।
जी, क्योंकि ये एक बड़ा जोखिम है जी और जी जिस तरह से एवलांचेस भी बढ़े हैं, जी। आपकी जो अब आगे की किस तरह से योजना है, कौन से और पर्वत शिखर हैं जिनको आप छूना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मैं पूरे विश्व के सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे तिरंगे के साथ साथ अपने उत्तराखंड का झंडा फहराऊं। और अब तक मैं 5 कॉन्टिनेंट को सबमिट करके तिरंगे के साथ ही उत्तराखंड राज्य का झंडा फहरा चुका हूं। 2 कॉन्टिनेंट जो बाकी हैं, अगला है माउंट एवरेस्ट। तो अप्रैल 2026 में मेरा माउंट एवरेस्ट होगा। उसके बाद है माउंट विंसन मैसिव, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, उसको सबमिट करना है। ये 7 सबमिट मेरे पहले लक्ष्य हैं। उसके बाद मेरा दूसरा लक्ष्य है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देश और उत्तराखंड का झंडा फहराना। जी, तो ये बड़े कठिन लक्ष्य हैं। तो जब आप अपने परिवार से इसका जिक्र करते होंगे तो कैसी मतलब क्या उन्हें खुशी होती है, या आप उनको बताते हैं कि इस तरह के जोखिम आते हैं, क्या होता है? मेरा मानना है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। जी। तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पहाड़ के उत्तरकाशी के इतने छोटे से गांव से निकलूंगा और अब तक यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की हाइस्ट पीक को सबमिट करके आऊँगा। तो मेरा मानना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है यदि आपने ठान ली है, आपका इरादा नेक है जी। और हौसले बुलंद हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। और मैं एक दिन सातों कॉन्टिनेंट को सबमिट करूँगा और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दोनों पोल पे अपने देश और उत्तराखंड का झंडा फहराऊँगा। जी, और इसके अलावा भी आपकी कुछ शौक हैं क्या पर्वतारोहण के जी 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 से हटकर? हाँ, मुझे स्विमिंग का बड़ा शौक़ है। मैं स्विमिंग करता हूँ और साइकिलिंग का बड़ा शौक़ है। तो साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये मेरे बड़े शौक़ हैं। तो मैं खुद भी, बच्चे भी मेरे दोनों स्विमर हैं। बेटा भी कल ही इंटर DPS खेल के गुजरात से आया है, 2 मेडल लेके आया है। अब तक बेटा भी 7 नेशनल खेल चुका है। तो बच्चों को मैंने स्विमर बनाया है। अपने आप में माउंटेनियर हूँ और मेरे दोस्त भी माउंटेनियर हैं, सारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं। मतलब आपके आसपास का जो पूरा माहौल है वो एक एडवेंचर से जुड़ा हुआ है। जी जी और इस तरह ये जो पर्वतारोहण से जुड़े जो आपके अभियान हैं, जो समिट्स हैं, इसके लिए बहुत वित्तीय सहायता की भी ज़रूरत होती होगी। जी बिल्कुल। जो ये एडवेंचर है बहुत ही महंगा खेल है। इसके लिए बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ फाउंडेशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये जो पूरे समिट्स हैं, या जो एक पर्वतारोही के लिए अगर मैं कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है कि कैसे आप अपने को मानसिक तौर पर सशक्त बनाए रखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर मदद भी आसानी से नहीं पहुँचेगी। तो उस समय में आप अपनी मानसिक सेहत के लिए कहें तो क्या करते हैं, किस तरह से खुद को तैयार करते हैं? इसकी तैयारी हम लोग उस समय शुरू कर देते हैं जब हम लोग प्लानिंग करते हैं किसी एक्सपेडिशन की। क्योंकि होता है क्या कि आपको फिजिकल से ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। माउंट अकोंकागुआ साउथ अमेरिका में था, तो हम 9 लोगों की टीम थी। हम 9 लोगों में से एक जर्मन, एक रशियन फीमेल माउंटेनियर थी। तो दोनों की वहाँ पे डेथ हो गई थी, डिहाइड्रेट हो गए थे, उनको हाइपोथर्मिया हो गया था। तो हमने उनको काफ़ी कोशिश की बचाने की, जल्दी जल्दी नीचे लाने की, लेकिन जब तक हम उनको बेस कैंप में लाए, लेकिन तब तक वो नहीं बच पाए थे। तो होता ही है, हम लोग एक हफ्ते से साथ में थे तो थोड़ा इमोशनल भी हो गए। हमारी टीम में एक फ़ीमेल मेंबर और थी सिक्किम से, तो वो थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। लेकिन मेंटली फिट तो रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होता आती है। तो अपने आप को मैंने कहा ना कि फिजिकल से ज़्यादा मेंटली फिट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए योगा, मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है। जी, और अगर पूरा प्रोसेस बताएं, अगर आपकी कोई एक समिट है तो कैसे आप उसकी तैयारी शुरू करते हैं, उसके लिए मतलब शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और तकनीकी तौर पर, और उसके बाद वो एक समिट कितने दिन में आपका पूरा होता है, शुरुआत कैसे होती है फिर? शुरुआत सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग से शुरुआत होती है। अगर मैं किसी माउंटेन को प्लान करता हूँ कि मैंने मानो आप माउंट एवरेस्ट को प्लान किया, तो ठीक 1 साल पहले उसकी प्लानिंग होती है। आज मैं इसकी प्लानिंग करता हूँ। इसके बाद मैंने सबसे पहले इसका फाइनेंशियल देखना है कि माउंट को फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मैं जो है अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढूँ। उसके लिए उसके बाद बहुत सारी NOCs हो गई, डिपार्टमेंट की परमिशन हो गई, ये सब चीज़ें तैयारी करने के बाद ही, और 1 साल से ही आपको फिजिकल अपना स्टार्ट कर देना है। आपने पर डे आप ये लगाओ कि मैं आज भी पर डे लगभग 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, 10 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ, टाइम मिले तो स्विमिंग करता हूँ, योगा और मेडिटेशन तो करना ही है। तो फिजिकल फिटनेस, मेंटली फिटनेस और फाइनेंशियली सब कुछ आपको देखना पड़ता है। पूरे साल भर की तैयारी होती है।
और जब एक बार आप बेस कैंप पहुंच जाते हैं तो बेस कैंप से उस समिट तक, जब पर्वत शिखर तक पहुंचने का प्रोसेस कितने दिनों का होता है? कैसे आप प्लान करते हैं यात्राओं को? कितने लोग होते हैं एक समूह में? जी, एक समूह में 10 से लेके 20 लोग, जो स्टैंडर्ड है 10 से लेके 20 लोग तक होते हैं। जब हम रोड हेड से जाते हैं, माना कि हमने उत्तरकाशी में ही कोई पीक सबमिट करनी है, माउंट सतोपन सबमिट कर दिया, तो सबमिट के लिए हम लोग निकले, तो गंगोत्री से हम लोग निकले, तो 5-7 दिन में हम लोग उसमें पहुंचते हैं, बेस कैंप में पहुंचते हैं, क्योंकि डे बाय डे का होता है। अपने आप को अक्लामेटाइज करते हुए जाते हैं, और जो रूल्स होता है कि 2000 फीट पर डे अप, 1000 फीट डाउन। तो हम लोग इस टाइप से निकलते हैं कि हमारी बॉडी 2000 फीट आपको रोजाना चढ़ना है, फिर वापस आना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम इसी हिसाब से चलते हैं ताकि जो है हमारी बॉडी मौसम के हिसाब से ढलती रहे। जी जी। और बेस कैंप पहुंचने के बाद पहले वहाँ पे हफ्ता 10 दिन तक हम लोग अपना सेटअप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रेस्क्यू के वो करते हैं कि यदि कोई बात हो गई तो कैसे रेस्क्यू करना है। पूरा कैंप सेट करने के बाद फिर हमें जब विंडो मिलती है, यानी जब मौसम क्लियर मिलता है, हम लोग लगातार मौसम विभाग से जुड़े रहते हैं। पर डे की हम जो है वेदर फोरकास्ट लेते हैं। पर डे हम अपनी लोकेशंस, अपनी जो है पूरी टीम की फिटनेस के बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या अपने लीडर को बताते हैं, या अपने डिपार्टमेंट को बताते हैं। उसके बाद हमारा लौट फेरी शुरू होता है। पहले दिन हम सामान कैंप 1 छोड़ने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, दूसरे दिन छोड़ते हैं, वापस हैं। ऐसा जब हम अपना राशन आगे के कैंपों का वहाँ पे डंप कर देते हैं, फिर हम अपना कैंप वहाँ पे सेटल कर देते हैं, फिर कैंप 1 से कैंप 2 सेटल करते हैं, 3 सेटल करते हैं, समिट कैंप सेटल करते हैं। तो इस टाइप से लगभग एक बेस कैंप से और समिट करने में 10 से 15 दिन का दिन लग जाता है टोटल। अगर आप एक नॉर्मल सा एक्सपेडिशन माने तो 1 महीने का एक एक्सपेडिशन होता है। जी, तो मतलब लगातार आपकी बॉडी भी उस माहौल के हिसाब से ढलती रहे, तो जितना अगर हम एक ऊंचाई होती है उसको कई बार में चढ़ा जाता है। जी। आगे भी जाते हैं और फिर पीछे भी आते हैं। जी। तो जो ये किस्से हैं, जब आप अपने बच्चों के साथ, सभी स्विमर हैं आपने बताया, तो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरह के सवाल आते हैं कि हमें भी पर्वतारोही बनना है, या आप चाहेंगे कि वो भी इस तरह के अभियानों पर आगे निकलें? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी यूथ हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एडवेंचर सबसे पहले आपके अंदर का डर निकालता है। और स्पोर्ट्स भी करो, आप करो जो आपका शौक है, जिसमें आप अच्छे हो, सब कीजिए, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे अंदर का डर दूर होता है। तो मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप जो है ट्रैकिंग करो, एक्सपेडिशन करो, और बच्चे भी उसके लिए तैयार हैं। अपने दोस्तों को बोलता हूँ, अपनी फैमिलीज़ को बोलता हूँ, सबको आसपास बताता हूँ। क्योंकि एडवेंचर क्या है, एडवेंचर हमें हमारे अंदर से डर निकालता है। कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो आदमी बचने के लिए भागता है, लेकिन जो एडवेंचर मैन होगा, जिसने एडवेंचर कोर्सेज करे होंगे, वो बचाने के लिए भागता है। तो मेरा यूथ के लिए सब यही संदेश है कि आप जो है बचने वाला मत बनो, बचाने वाला बनो जी। वो तभी संभव है यदि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे। तो किस तरह का, अगर हम कहें कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो किस तरह के अवसर और किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं युवाओं के लिहाज से? जी। देखो, कहते हैं कि चुनौतियां तो है, लेकिन डर के आगे जीत है। बिल्कुल। तो डर के आगे जीती होती है, तो चुनौती को पार करना है। जहाँ तक अवसर की बात है, तो आज की डेट में एडवेंचर स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि आप हमारे उत्तराखंड में लीजिए, चाहे ऋषिकेश में हो, वो राफ्टिंग से हो, या बंजी जंपिंग से हो, या ट्रैकिंग से हो, कैंपिंग से हो, माउंटेनियरिंग से हो, तो उत्तराखंड में ये चीज़ें को, पूरे इंडिया में ही कहूँगा, नहीं तो उत्तराखंड में इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अवसर है। और आजकल इसमें जो है हमारी फीमेल माउंटेनियर आ रही हैं, बहुत ही अच्छा माउंटेन एडवेंचर स्पोर्ट्स में कर रही हैं। तो इसमें अवसर ही अवसर हैं। आजकल बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो है एडवेंचर पार्क बने हैं। हमारे मसूरी, धनोल्टी से लेके जो है उत्तरकाशी, गंगोत्री तक जो है हर जगह आपको चारों धामों के रास्ते में एडवेंचर पार्क भी दिखेंगे। तो ये एक, तो इसका असर हमारे आम जीवन शैली पर भी पड़ता होगा कि जब हम इस तरह की पीक्स को समिट करके आते हैं, तो मतलब जो आम जीवन की जो चुनौतियां हैं, हम उनसे निपटने के लिए भी मजबूत इंसान के तौर पर सामने आते हैं। बिल्कुल होती है, और मेरे साथ तो बहुत होती है, क्योंकि मैं माउंटेन में इतनी सारी चुनौतियों को फेस कर करके मैं इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि मैं हार आसानी से नहीं मानता हूँ। नेवर गिव अप। बिल्कुल। तो इसके लिए प्रशिक्षण है, मतलब अगर किसी को इस क्षेत्र में आना हो तो किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी? बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। पूरे हिंदुस्तान में 4-5 ऐसे संस्थान हैं जो माउंटेन से रिलेटेड या एडवेंचर स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग NIM उत्तरकाशी में है, देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। पर ईयर यहाँ से कम 1000 माउंटेनियर्स बन के निकलते हैं बाहर पे, जो है सेना में या पुलिस में या पैरामिलिट्री में अपनी सेवाएं देते हैं, या फिर कोई अपना स्वरोजगार चुनता है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में है।
हिमाचल में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है, ऐसी दार्जिलिंग में है, सिक्किम में है, औली में आईटीबीपी का है। तो पूरे देश में 4-5 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं। जी, आपके परिवार के भीतर से अगर हम बात करें तो परिवार वालों के साथ के कुछ पल बताइए कि जब आप कोई समिट करके आए, उन्हें कैसा महसूस हुआ उस समय, किस तरह से? और हमने देखा है कि आपको बहुत सारी उपलब्धियां और जी, सम्मान भी मिले हैं, जी, और जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी आपकी एक तस्वीर जी, है, जी, तो जी। उसके बारे में भी यदि बताएं। सबसे पहले परिवार से शुरू करते हैं कि जब समिट होता है तो परिवार को बहुत ही खुशी होती है। और हम लोग जब समिट से आते हैं तो हम 5-7 दिन बाद ही हम नेटवर्क एरिया में आ पाते हैं। वहाँ से सैटेलाइट के थ्रू या वाकेटा के थ्रू हम लोग बता देते हैं कि हम लोग ठीक हैं, हमारा समिट हो गया है। तो उससे पहले जो शुभकामनाएं मिलती हैं या जो हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, पड़ोसी, तो सबसे पहले परिवार को ही बधाइयाँ देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। और जब हम नीचे आते हैं, जब हमें सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती है। जो हम माउंटेन में इतने कष्ट सहते हैं, तो जब सम्मान मिलता है तो उसके बाद सारे वो कष्ट जो है खुशी में बदल जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो आपने इतनी ऊंची हम कह सकते हैं कि इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, इतने जी, जी, जी। अभियान पर गए हैं, और जी, जी। इतने आपकी उपलब्धियां हैं, और ऐसे ही आपकी उपलब्धियों का ये सिलसिला, ये सफ़र जारी रहे। जी, आप जी, जी। अपने सभी जो आपने लक्ष्य तय किए हैं उन तक ज़रूर पहुँचे। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और अपने ये अनुभव हमारे साथ साझा किए। तो एक पर्वतारोही का जीवन कैसा होता है, किस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, किस तरह आपको चुनौतियों के लिए हर समय तैयार होना होता है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी तैयारी करनी होती है। राजेंद्र जी से अभी बातचीत हुई और उन्होंने अपने इस पूरे सफ़र के बारे में बताया। शाबाश उत्तराखंड में ऐसे ही हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। जी।